अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं द सजाद मुग़ल। इस वक्त हम शहर पूंछ में मौजूद हैं और मेरे साथ ज़िला पूंछ की एक जानी मानी और बड़ी मारूफ शख्सियत मौलाना मोहम्मद फ़रीद मलिक साहब मौजूद हैं। पिछले 2 सालों से ज़िला पूंछ के अंदर जो कुछ मामला चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे लोग दो चार हैं, उन तमाम बातों पर, उन तमाम मसाइल पर आज हम बात करने आए हैं फ़रीद मलिक साहब से। उन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हमने कुछ वीडियोस देखे, कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये मुनासिब जाना कि हम फ़रीद मलिक साहब से मिलें और उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में जानें। फ़रीद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, क्या बात है, आजकल सरकार से बड़ी नाराज़गी चल रही है, बड़े ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें हमने सुनी, क्या वजह क्या है इसकी? असल में जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हम हमेशा, हमारा काम रहता है कि हम अप्रिशिएट करें। वैसे भी अप्रिशिएट करना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि सरकार का काम है क्या है, आवाम को अच्छी सहूलियत मैसर करनी। तो आपको लगता होगा कि मैं कई मुद्दों पे तो बोलता हूँ, चाहे टूरिज़्म का मसला हो, चाहे कहीं रोडों का मसाइल हो, या कोई बाकी अवामी जो ज़रूरियात के मुताबिक हो, तो हमेशा आवाज़ बुलंद रहती है। जहाँ कोई ऑफिसर अच्छा ईमानदारी से काम करे तो हम ज़रूर उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन 2 सालों से हमारे कुछ लोग इतने परेशान हैं, इतने तंगी में हैं कि मैं क्या बयां करूं। आपने सुनी होगी वीडियोस, और मैं वक्तन फ़वक्तन आवाज़ भी उठाता आया हूं, यहाँ से लेके सेक्रेट तक, सेक्रेट से लेके मतलब दिल्ली तक भी हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने में अपना रोल जो है वो अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उस आवाज़ में ताकत पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज जब से ये हमारी अलजी इंतज़ामिया है, तो इस आवाज़ में ताकत थोड़ी कम होगी, क्योंकि ऑफिसर शाही है और यहाँ पर काम जो है वो प्रैक्टिकली जो है हमारा ख़ास करके महकमा सोशल वेलफेयर जो है वो नहीं कर रहा है। आपको बता दूं कि हमारा इलाका जो है वो मैं सिर्फ पुंछ ही को नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की बात करूँगा कि पहले हमें 2011 से लेकर 2019 तक कोई भी फाइल जो है स्पेशली एबल पर्सन यानी कि डिसेबल माजूर हो, बुज़ुर्ग हो या विडोज़ हो, उसकी पेंशन जो है उसकी उनकी फ़ाइलें जो है वो रद्दी की टोकरी में पड़ी थी। तो हमने वक्तन फ़वक्तन एहतजाज भी किए, और उस वक्त के जो हमारे गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक साहब, वहाँ तक हमने आवाज़ पहुँचाई। तो उन्होंने सबसे पहले बैक टू विलेज में ऑल सरपंच को ये कहा कि जितने भी हमारे माजूर हुए उनकी पेंशन लगाने का बैक टू विलेज में पहला काम यही किया। तो इस पर हमारी कामयाबी हुई, और साथ में हमें जो वो 1000 रुपया पेंशन मिलती है हमारे माजूर अफराद को, हमारे बुज़ुर्गों को हमारी। तो 2 सालों से जैसे ही अलजी इंतज़ामिया वजूद में आई, हमारा जम्मू कश्मीर एक तारीखी रियासत जो है उसको यूटी बनाकर जब अलजी इंतज़ामिया आई, तो तरह तरह की परेशानियाँ मुसीबतों में लोगों को डाला गया। आप देखते होंगे कि माजूर हो, बुज़ुर्ग हों, हमारे विडोज़ हों, उन सब को जो है लाइन में खड़ा कर दिया गया। वेरिफिकेशन के नाम पर फ़ोटोस्टेट मशीन की तरफ उनको भेजा गया। दफ्तरों में यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए हमारा जो बोर्ड बैठता है पुंछ में या बाकी जगहों पे ज़िला में, बोर्ड की तरफ लोगों को जो है उनका रुझान बनाया गया। आपका मतलब कि आप जो एलजी इंतज़ामिया है उससे आप नाराज़ हैं क्योंकि लोगों के काम काज नहीं हो पा रहे हैं? मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि जो कबीला चाहता था कि इंसाफ की उम्मीद जो थी, उनके साथ हमारी अलजी इंतज़ामिया ने नाइंसाफ़ी की है। वो इस तरह नाइंसाफ़ी किया कि हमारे 2 साल से लगातार हमारे माजूर अफराद, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी विडोज़ बहनें दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। पेंशन 1000 रुपया थी, वो पेंशन बढ़ाने के बजाय पेंशन जो है 6-7 महीनों से रोक दी गई है, और उस वेरिफिकेशन में दिन ब दिन जो है वो वक्त गुजर रहा है। और जब हम हाई अथॉरिटी से बात करते हैं तो कहते हैं जी अभी आपके फार्म मुकम्मल नहीं हुए। आप अंदाज़ा लगाइए कि कल मुझे एक बात पता चली, जब हमारी ये वीडियो वायरल होती है तो मेरे लोग कुछ मुझसे रब्ता करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब आपको पता होगा कि यहाँ पर ये पेंशन हमारी इसलिए नहीं आ रही है कि हमारे कुछ लोग जो ब्लैक लिस्ट में चले गए। वो इस तरह से चले गए कि यहाँ पर मैडम ने हमारी दावत पर, मैंने गुजारिश भी की थी, मैडम जो हमारी सोशल वेलफेयर कमीशन सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश की थी। पहले हमने गुजारिश की उनको कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर
स्कूटियाँ फराहम की जाए, तो उन्होंने हर ज़िला में स्कूटियाँ दी। ये कोई पुंछ के लिए नई बात नहीं थी, ये अच्छी बात है। जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया तो हमने सराहना की। तो उन्होंने कहा कि मैं पुंछ रजौरी में, मैंने कहा बिल्कुल आप पुंछ रजौरी में क्या, जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में जाएँ जहाँ पर माजूरीन अफराद के जो है फार्मलिटी जो है वो अभी तक लिस्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही है, तो उनकी पेंशन वो गुजार करें। 6-7 महीने हो गए। तो जब वो पुंछ आना चाहती थी या रजौरी इनका टूर था, तो हमारे महकमा ने सुना कि जनाब आ रही है, तो इन्होंने साल 1.5-2 साल से कोई काम तो किया नहीं, तो इन्होंने जितने भी वो नाम थे सबको जनाब उसमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, यानी रिजेक्ट कर दी फाइल। पूरी फाइलें जब रिजेक्ट कर दी तो मैडम भी नहीं आई, लेकिन पोर्टल से फाइलें जो है फटाफट रिजेक्ट करने में बड़ा रोल अदा किया हमारे ज़िला जो कि ऑफिसर है। अब यहाँ तो रिजेक्ट हुई, क्या पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का ये माहौल बना कि रिजेक्ट काफ़ी जगहों पे हुई। जब मैंने पूरे डिस्ट्रिक्टों में पता किया तो कई जगहों पे लिस्टें मुकम्मल हैं, कई जगहों पे कम है, कई जगहों पे बहुत जो है रिजेक्ट। कहने का मकसद ये है कि आप बताएं कि 1,000 रुपया पेंशन है, आपके ऑफिसर जो है वो लाख रुपया महीने की सैलरी लेते हैं, फिर भी वो माजूर के लिए, बुज़ुर्ग के लिए और हमारे जिन बहनों ने परेशानी उठाई उनके लिए अभी तक आप काम नहीं कर पाए 2 सालों में। आप तो नालायक ये इंतज़ामिया साबित होती है कि इतने माजूर परेशान, इतनी विडोज़ परेशान, इतने बुज़ुर्ग परेशान और मुकम्मल तौर पर उनको पेंशन नहीं दे पाए। अब हमने ये फ़ैसला लिया है, मैं आपकी बात काटी में माज़रत चाहता हूँ। हमने ये फ़ैसला लिया कि हमारे माजूर पूरे आ तो नहीं सकते शहरों में या तहसीलों में। हम हर साल 6 सालों से पहले ये होता था, 2 माजूर खड़े किए, व्हील चेयर बनाई, फ़ोटो बना के हमने जी डिसेबल डे बना लिया। अब 3 दिसंबर को हमारा जो माजूरों का आलमी दिन होता है वो एक तारीखी तौर पर पुंछ में होता है। सबसे बड़ी तकरीब जो पुंछ डिग्री कॉलेज में होती है। वो एक मैंने शुरुआत इसलिए की थी कि यहाँ पर जो हमारे माजूर हैं वो ना समझे कि हम किसी से कम हैं, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा ये कि इंतज़ामिया के पूरे अफसरों को बुलाकर उनके सामने अपनी डिमांड रखनी, हमें क्या क्या, सिर्फ हमारी पेंशन तक हमें नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हिम्मत, बड़ी हमारी रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ऑफिसर तानाशाही जो है हमारी रिस्पेक्ट हमारे माजूरों की नहीं करती। तो हमने ये कहा कि हमारे जो माजूर लोग हैं इनकी परेशानी सुनी जाए, और हम अपनी एक मेमोरेंडम जो है वो हर साल हम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर इंडिया और हमारे JNK के LG साहब, बाकी कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा तक हम अपनी जो है वो पहुंचाते हैं। लेकिन हम बड़ा अच्छा मनाते, जो ऑफिसर अच्छा करता था हम अप्रिशिएट भी करते थे हाजिर माजूर होने के नाते। उस डे के मनाने पर हमारा 600-700 स्पेशली एबल पर्सन जो है वो डाक बंगले में आता था। उसमें बड़ा एक अच्छा निज़ाम हमने रखा होता था। उसमें पुलिस की तरफ से चाय होती थी, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से खाना उनको दिया जाता था, उनकी बात सुन के और उनका वो मेमोरेंडम जो भेजा था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम डे मनाएं और हम शुक्रिया अदा करें, किस बात का। अब हमने ये फैसला किया कि इस बार हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, पिछले साल भी हमें एहतजाज करना चाहते थे, उस वक्त के ज़िला तरक्याती कमिश्नर और यहाँ के जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि इस बार हम बिल्कुल जी हम फाइलों में लगे हैं, दिन रात हम एक कर रहे हैं। अगर आप दिन रात एक कर रहे हैं तो आपके आते ही पेंशन क्यों लोगों की बंद होगी? तो फिर पेंशन में क्या रुकावट आ रही है? अगर आप इतने अच्छे और लायक हैं तो आप बाकी ज़िलों से पहले अपने ज़िला को जो मुकम्मल पेंशन दें। ये पेंशन ही में नहीं, हर जगह पे इनकी परेशानियां जो होती है। कल आपने सुना होगा एक सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा था, एक औरत है, उसका घर वाला नहीं है बेचारी का, उसने कोई पता नहीं इल्ज़ाम लगाया कि कोई हमारे सोशल वेलफेयर में कुछ मुलाजमों ने रिश्वत ली। मैं समझता हूँ रिश्वत ली या ना ली, लेकिन वो बेवा तो थी। उसकी बच्ची का जब मैरिज का वो ये फ़र्ज़ तो था उस तक बात पहुँचाते। आप उसको भी रहने दें, आप यही साबित करें कि चलो उसने वक्त पे फार्म नहीं भर पाई। मैं ये चाहता हूँ कि जो आप 1 महीना पहले फार्म आप लोगों की बच्चियों के भरते हो और भर के ये कहते हो कि शादी के बाद उसको पैसे मिलेंगे, तो वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसमें तो कुछ है, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ सच बोलो तो सच्चाई पे बड़ी परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने पर अल्लाह ताला की घर में देर है, अंधेर नहीं है। वक्त आने पे हम इंशाल्लाह मैं RTI भी लगाऊंगा पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर,
और ये ज़रूर एक दिन सवाल होगा कि किस ऑफिसर ने क्या काम किया है। और जो ऑफिसर अच्छा, आप डिप्टी कमिश्नर पुंछ है, जब से आए हैं आप रोडों की हालत देखें कितनी बेहतरीन हो रही है। टूरिज्म की तरफ देखें, जब भी तोती में गए, आपके हाड़ी मरोड़ में गए, किस तरह से काम लगे हुए हैं, काम दिखाई देता है। तो हमारे अफसरों का क्यों नहीं काम दिखाई देता। हमारी तहसील मंडी में अभी तक कुछ लोगों को जो है वो 1000 रुपया पड़ा। सुनकोट की वही हालत है, मैंडर की भी वही हालत है। कहने का मकसद, अगर आप बाकी ऑफिसर, अगर आप इतने लायक ऑफिसर हैं, जब मैं इनसे बात करता हूँ, नहीं जी मैं दूर का हूँ, मुझे ओ भाई दूर और नज़दीक की क्या बात है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप काम मलिक करें। साहब, मैं आपकी बात काटूंगा, माजूर चाहता हूँ। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ मलिक साहब कि इससे पहले जो सरकारें काम कर रही थी या इससे पहले जो इंतजामिया काम कर रही थी, क्या वो सरकारें इस आवाम को पेंशन नहीं दे रही थी? देखिए, पेंशन जिनकी लगी थी उनको इतनी परेशान नहीं किया जाता। नहीं, एक मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहूँगा इसके साथ साथ कि इससे पहले जो पेंशनें जो आवाम को मिल रही थी, क्या इस तरह की वजह सामने आई कि उनको जो है वेरिफिकेशन के चक्कर में डाल दिया, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, तो इन सारी चीज़ों में उलझकर वो जो मिल रही थी उससे भी लोग गए? ये क्या मतलब, इसके पीछे राज क्या हो सकता है? देखिए, आपको मैं वाज़ह तौर पर कहना चाहूँ कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जब से हमारी एनजी इंतज़ामिया, या आप ले लीजिए हमारी मोदी सरकार है इस वक्त, ना जाने क्या परेशानी हमारे लोगों को दिन ब दिन परेशान किया जा रहा है। आप देखेंगे कभी आधार कार्ड, कभी जनाब गोल्डन कार्ड, कभी फलाना कार्ड। गोल्डन कार्ड का फ़ायदा वो भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रहा है। आज कौन सा कार्ड, अब्बा कार्ड, नाना कार्ड, दादा कार्ड, मामा कार्ड, ये कुछ कार्ड काफ़ी सारे निकल आए। लोग पूरे उसमें मसरूफ़ करके लोगों ने ज़मीनें बेच दी बेचारों ने इन कार्डों के चक्कर में। आप देखेंगे एक कार्ड बनने के लिए, अब ये उधार कार्ड का दोबारा इन्होंने वो किया है कि आप जो है इसको दोबारा अपडेट कराओ, उसमें जो है 150 रुपया आप वसूल कर रहे हैं। कहने का मकसद, आप पूछ नहीं रहे हो कि माजूरों की जो पेंशन का सवाल है, इन्होंने पता नहीं क्या को कमीशन का चक्कर है इस गवर्नमेंट का। जब बंदा जाता है किसी फोटोस्टेट मशीन पर जाके उस पोर्टल पे वो कागज़ डाउनलोड कराता है, तो वो 150-200 रुपया उससे जो है चार्ज वसूल करता है। जब उसकी पेंशन नहीं लगती, उसकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है, फिर दोबारा चाहे वो उसने पूंछ भरी होगी, उसको दोबारा उसी फोटोस्टेट दुकान पे आना पड़ेगा, ना कि वो मंडी में दोबारा भर सकता है। अगर मंडी का बंदा है, उसी फोटोस्टेट मशीन पे आके देखेगा मेरी कमी क्या रही। कुछ ऐसे लोग हैं, कल मुझे इस इंटरव्यू के बाद ये पता चला, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पूरा प्रूफ था, उनके डॉक्यूमेंट, उनको जो फाइल रिजेक्ट होगी। मैंने पूछा जनाब ये कैसी है? बोला जी आपको पता ही होगा, मैडम आने वाली थी, तो इन्होंने फौरी तौर पर जनाब यानी पूरा खाता जो है रिजेक्ट करके, उस मैडम का नुकसान हो गया आने का। आई भी नहीं मैडम, नुकसान हमें मिल गया कि पोर्टल खाली होना चाहिए। ओ भाई पोर्टल खाली होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल पूरे, आप उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? आप उसको कन्फर्म करें। आप लोगों के साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि ये हर जगह पे होता होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं, बाकी जगहों पे भी होता होगा। लेकिन यहाँ जो कुछ मैं सुन रहा हूँ या जो कुछ देख रहा हूँ, हाल बड़ा ख़राब है। और पेंशन हमारी किसी किसी को 1000 रुपया पड़ा है 6-7 महीने में। लोग चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग फोटोस्टेट की मशीनों की तरफ जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी डॉक्यूमेंट इतनी प्रॉब्लम बना गई है, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो उसको ये अटेस्ट करेगा। कोर्टों को यही काम है, ऑनरेबल जज जो वो इतने बिजी होते हैं, वहाँ माजूर को लेके दिन भर एक नागा नाड़ी का या अड़ाई का या आपके हाड़ी बड़ोट का या बाकी जगहों का बॉर्डर का माजूर ला के वहाँ बैठा दो, तो कब उसका एफिडेविट, फिर बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा बहुत शोर शराबा करके फिर उसको हमने जो है वो नायब तहसीलदार जो है वो इसको जो है टेस्ट करेगा एफिडेविट को। लेकिन फिर भी फार्मेलिटियाँ इतनी हैं, आप यकीन मानेंगे कि एक माजूर की फार्मेलिटी पूरा करते हुए उसको 1000-1500 रुपया खर्चा आया होगा। फरीद साहब, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे जो इस वक्त के मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं आले जनाब यासीन चौधरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे साथ तो हमारे गांव में भी गए थे। अब जो ऑफिसर इस डिपार्टमेंट के हैं सोशल वेलफेयर के, वो भी तो उनके ही अंडर आते हैं। तो क्या आप इस तरह की कोई तवक्को रखेंगे कि यासीन चौधरी साहब अगर ये वीडियो देखें तो वो उन्हें कहेंगे कि भाई लोगों का काम क्यों नहीं हो रही है, जो माजूर जो परेशान, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई इस तरह की तवक्कुआत आपको है उनसे? देखिए, यासीन साहब से हमें उम्मीदें हैं, मुझे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बहुत उम्मीद थी। मैं उनसे मिला था, मैंने उनको कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, मैंने सिर्फ पुंछ की बात नहीं की थी, लेकिन पुंछ में जब ये मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं सुन रहा हूँ, इस बात की मैं ज़रूर RTI लगा के ये पूरा करूँगा कि 2 सालों में माजूरीन की फाइलें रिजेक्ट क्यों हुई, बिल्कुल। उसके पीछे राज क्या है। क्या वाकई ही कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा
यहाँ आने वाली थी तो इन्होंने पोर्टल खाली करना था और लोगों को परेशानी में डालना था, या फिर कुछ और वजूहत है। अब बात यह है कि यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 दिन से लगातार, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब मसरूफ़ हैं। कभी वो इलाका दूर दराज में जाते, कभी टूरिज़्म का, कभी नशा मुक्त भारत, बहुत सारे प्रोग्रामों में वो बिज़ी हैं। और आते ही बड़ी उम्मीद की किरण जागी है सब लोगों को। उनका आते ही एक जब्बी तोती जो है वो दौरा था, बड़ा एक तारीखी दौरा रहा। उसके बाद वो लगातार चल रहे, चाहे वो नूरी छाप है, चाहे बाकी जगहों पे लोर नए साहबियाँ बाकी जगहों पे जा रहे हैं। तो अब उनका रुझान जो है वो पुंछ को एक नया पुंछ बनाना है। आप किले की देखें, जहाँ की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया गया था, यहाँ पुंछ को मिटाने में लोगों ने रोल अदा किया, इसको खूबसूरती लाने में नहीं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने उस किले को जो है खूबसूरती में तब्दील कर रहे हैं अब आस्ता आस्ता। आज भी वो कह रहे थे कि मैं उसकी साइड पे पार्क बनाऊँ। कहने का मकसद उनकी जहन जो है वो पुंछ को एक अच्छा पुंछ बनाने की है। लेकिन जो इस तरह के ऑफिसर हैं, चाहे वो पुंछ में हैं, चाहे बाकी जगहों पे हैं, इस तरह के ऑफिसरों को मैं तो चाहूँगा कि डीसी साहब ज़रूर इसकी इंक्वायरी करें। वो देखें कि वाकई ही हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ क्यों। अगर पुलवामा जैसे जगहों पे लोगों को पेंशन दी जा रही है, बाकी कश्मीर के हिस्सों में कुछ लोगों को पेंशन जो मिल गई है, तो हमारा ज़िला पुंछ अगर हमारा इतने काबिल अफसर था, जो अपने आप को काबिल कहता है कि मैं दिन रात जागता हूँ, तो उसके रहने में हमारे लोगों की फाइलें क्यों रिजेक्ट हुई। अब एक आर्डर और निकाला इसने, कल परसों इसने कहीं सीएमओ साहब से रब्ता किया। हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर सीएमओ साहब को कह रहे हैं कि हमें बोर्ड जो है दोबारा मंडी वेंडर जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है बनाया जाए। तो मेरा कहने का ये मकसद कि आप 2-3 सालों से बोर्ड भी बन रहा है, मेडिकल बोर्ड ने हमारा रोल अच्छा अदा किया, उन्होंने यूडीआईडी कार्ड बनाई सबके। लेकिन आप क्या ये इसी तरह लोगों को उलझा के रखेंगे, इसी तरह परेशान करोगे? तो हम इंशाल्लाह अगर ये 3 दिसंबर तक हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम इस पे जो है वो ज़रूर एहतजाज भी करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि उससे पहले एक बार मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा के वहाँ पास जाकर मैं अपना एहतजाज दर्ज करूँ कि ये निज़ाम बिल्कुल हमें मंजूर नहीं। हमें हमारे माजूरों को, हमारे ओल्ड एज बुज़ुर्गों को, हमारे जनाब विडोज़ जो बहनें हैं उनको तंग ना किया जाए, उनके साथ इंसाफ की जाए। अगर एलजी साहब सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके हर ज़िला में ये इंक्वायरी करें कि ये माजूरीन के साथ, ये ओल्ड एज के साथ, हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है। इसमें फरीद साहब बड़ी अच्छी आपने बातें की। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि मेरे हिसाब से जो जम्मू कश्मीर के पूरी रियासत की अपनी यूटी बन चुकी है, जितने भी माजूर तबका है उनके शायद आप सरबराह भी हैं। तो बहसीत सरबराह कभी आपने कोशिश की कि आप कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलें या उनके पास जाएं कि भाई ये हमारे लोगों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है, या आने वाले वक्त में कोई ऐसा प्लान है कि आप वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे? अगर आपके मसाइल हल नहीं होते हैं तो क्या कोई ऐसा प्लान है कि आने वाले वक्त में आप जितने भी माजूर जम्मू कश्मीर के हैं उनको लेकर कोई एहतजाज करने का, इस तरह का कोई प्लान है आपका कि हमारे मसाइल हल हो सकें? जहाँ तक आपने बात सरबराह की कि मुझे सरबराह होने की वो इतनी खुशी नहीं है जितना मैं वर्कर होके काम करूँगा। क्योंकि हम कुर्सी के या सरबराह होने का मुझे एजाज़ से बेहतर लगता है कि मैं एक आम माजूर की आवाज़, एक आम माजूर सुन के बात करूं। मैं हर एक की बात पे जो है हमेशा आवाज़ बुलंद करता हूं। तो मेरी कोशिश रहती है, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से तो 2 बार मिल चुका हूं, उन्होंने यकीन दहानियाँ दी। अब मुझे समझ नहीं आती कि महकमे के अंदर की क्या परेशानी है। मैडम साहिबा ये कहती हैं कि मैंने जनाब पुंछ को जो है वो पुंछ क्या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी बस पेंशन मिलना शुरू होगी। डायरेक्टर साहिबा कुछ और कहती हैं। यहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरी हमारी शीतल नंदा जी हैं, डायरेक्टर भी साहिबा है, कश्मीर में डायरेक्टर साहब है, और जिस जगह भी ये कहीं सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, कहीं साहिबा हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम जी बिल्कुल, ये उनके कोई, मुझे लगता है कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा को कुछ सही जो वो अपना सच नहीं बता रहे। तो मैंने मैडम को कहा था कि आप एक बार, लेकिन उनका जैसे मुझे सुनने को मिला कि कुछ लोगों के पूरी फाइलें बिल्कुल दुरुस्त थी, और उसके बावजूद, उस फाइलें दुरुस्त होने के बावजूद उनको जो है उनकी ये फाइलें जो है रिजेक्ट इसीलिए हुई हैं कि इन्होंने सुना कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आ रही हैं, शायद वो पोर्टल चेक ना कर दें, तो इससे बेहतर है कि पोर्टल खाली कर दें। तो कहने का मकसद ये मैंने, जैसे मेरे लोग माजूर बता रहे हैं, अब मैं इसमें गहराई में मैं डीसी साहब से भी बात करूँगा, और इस पर इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी 3 दिसंबर को तो हम
अगर हमारे मसाइल ना हल हुए तो हम दिन नहीं बनाएंगे, उस दिन हम हड़ताल भी करेंगे। हर घर के बाहर जो है माजूर जो है वो एक लिख कर छोटा सा अपना एहतजाज जो है बुलंद करेगा। उसके बाद मुझे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे ऑफिसरों को और ऐसे लोगों को ज़रूर हाई कोर्ट में खड़ा करूँगा, क्योंकि हमारा राइट है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि आप इनको हैंडीकैप नहीं कह सकते, लेकिन इनके ऑफिसों में जाकर सोशल वेलफेयर ऑफिस हमारे लिए मतलब एक मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करना था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे लिए माई बाप था। वाहिद हमें अगर हमारे लोगों को अगर फैमिली में परेशानी आती थी, अगर कोई किसी की खिदमत करता है कई जगहों पे, तो वो उसी पेंशन की बदौलत करता था। लेकिन आज यही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे लिए मुसीबत का बायस बना, हमें तंग करने के लिए डिपार्टमेंट, मतलब इसका जो है उल्टा हो गया। तो हम ये चाहेंगे इंशाल्लाह कि मैं हाई कोर्ट में भी इसके लिए करूँगा। अपने माजूर भाइयों को, बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने जिन जिन लोगों का इस डिपार्टमेंट से है या किसी डिपार्टमेंट से कोई उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो इंशाल्लाह इनको हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास मैं खुद जाके गुजारिश करूंगा कि जनाब इस तरह की इंक्वायरी करा के इन अफसरों पे क्यों नहीं लगाम लगाई जाती जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं। बाकी का भी ये मतलब इधर उधर अगर ये हाथ मारे तो ये काफ़ी कमा लेते हैं। वो तो बात आपको भी पता है, हमें भी पता है कौन है जो कोई खुदा का कोई एक आदमी होगा जो ईमानदार माशाल्लाह कोई एक शख्स होगा ऐसा। कुछ ईमानदार लोग हैं ये, लेकिन जो ईमानदार होता है हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मलिक साहब, एक चीज़ का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा और आखिरी बात करूँगा कि इस वक्त जो हमारे मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब हैं, बहुत ही अच्छे, होनहार, ईमानदार और काम करने का जज्बा रखते हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्लान फ्यूचर में बनता है, अगर वो चाहें तो हो भी सकता है कि हर गाँव में एक सर्वे किया जाए और हर गाँव में जितने भी माजूर लोग हैं उस गाँव में एक कैंप लगाया जाए और उस कैंप के ज़रिए जितने भी माजूर लोग हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है वो की जाए जिस तरह वो चाहते हैं ऑनलाइन, ताकि माजूर लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये लोगों के हक में बेहतर रहेगा? नहीं, मेरी एक बात बताऊं, अब कैंपों की तो बात ही खत्म हो गई ना। अब पूरी वेरिफिकेशन हो चुकी है। ठीक, अब वेरिफिकेशन होना बिल्कुल मतलब 1 साल के अंदर लोगों ने बहुत वेरिफिकेशन करा ली। ओके। अब बात यहाँ पर यह वेरिफिकेशन हो गई, अब सिर्फ उलझा क्या रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसरों के पास जो है वो मैंने ऑनलाइन दुकान से कर दिया, ऑफिसर के पास पहुंच गई मेरी फाइल, ऑफिसर को मर्जी आएगी वो उसको देखेगा, नहीं आएगी मर्जी नहीं देखेगा, मर्जी आएगी उसको वो उसको रिजेक्ट करेगा, मर्जी आएगी कंफर्म करेगा। इसमें भी ना जाने क्या राज है, बीच के राज तो अल्लाह ही जाने। क्या कोई एजेंट सिस्टम है या क्या सिस्टम क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं डीसी साहब से मिलूँगा, अपने डीसी साहब से भी, बाकी तमाम ज़िला के डीसी साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा अपना एक मैसेज लिख के कि आप मेहरबानी करके इस पर थोड़ी नज़र रखें कि आखिर का क्या क्यों हमारी पेंशन हमें परेशान किया जा रहा है। कुछ माजूर को, चंद माजूरीन को हज़ार रुपया पड़ा है जिनकी मेरे ख्याल में फ़ाइल कंफर्म हुई है। तो अभी तक हमारे कुछ ऐसे बहुत सारे माजूर हैं जिनकी अभी फाइलें कंफर्म के बजाय रिजेक्ट में डाली जा रही है, और ये कुछ आदमी प्रूफ ला रहे कुछ दिन में मैंने मांगे, अगर वो प्रूफ आ जाता है तो इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम हाथ खोलेंगे। शुक्रिया। मलिक साहब, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये वीडियो ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर जाएगी, लोग देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी एलजी साहब भी देखेंगे। तो एलजी मनोज सिन्हा साहब से इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पूंछ शाली जनाब यासीन चौधरी साहब से आप क्या कहना चाहेंगे कि इन लोगों के बारे में कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये इन परेशानियों से बाहर हो जाए? एक आखिरी मैसेज। देखिए, डीसी साहब को तो मैं गुजारिश कर चुका हूँ, मैं उनसे मिलूँगा भी। एलजी साहब को मेरा भी मैसेज रहेगा, मेरी गुजारिश रहेगी कि एलजी साहब, हमारी डिमांड थी कि हमारे माजूरीन की पेंशन पे 1,000 पे गुजारा नहीं 3-4 हज़ार की जाए। एलजी साहब, हमारी डिमांड थी कि हमारी बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल की जाए, हमें जो है वो इलेक्शन में हमारा कोटा दिया जाए, हमारा 4% माजूर में मुलाजमत में कोटा हमारे माजूरीन का जो कागजी है उसको अमली तौर पर उसको ग्राउंड पे लाया जाए। लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी वो जो 1,000 रुपया थी उसमें भी आप हमें दुखी और परेशान करके रख दिया, और बहुत सारे कार्डों की, बहुत सारी वेरिफिकेशनों की जो है वो इस वक्त हम पर जो है वो आपने ठूंसा है।
तो मैं ये चाहता हूँ एलजी साहब के कि वो नोटिस लें इस बात का कि आखिरकार क्यों हमारे माजूरीन अफराद के साथ, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके आप इस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा देखें, देख कर ये जायज़ा लें कि क्या हम ऐसे नहीं परेशान। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे ये बहुत सारे माजूर अंदर अंदर की उनकी यही आवाज़ में, अपनी आवाज़ में पेश कर रहा हूँ कि मेरे लोग बहुत परेशान हैं। और डिपार्टमेंट ने हम परेशान इसलिए भी है कि हमारे माजूरीन को उठा कर कौन लाएगा, हम कैसे एहतजाज करेंगे, लेकिन फ़कत आने पे इंशाल्लाह हम सब कुछ दिखाएंगे। शुक्रिया। दोस्तों, ये थे मेरे साथ मोहम्मद फरीद मलिक साहब। यहाँ पर सिर्फ माजूरों की बात नहीं है, और फरीद मलिक साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि इनके पास कोई माजूर आ जाए, कोई जो बंदा ठीक है वो भी जब आ जाए, कोई उसका मसला हो, तो ये इंशाल्लाह हर टाइम हर बंदे के लिए जो है अपना जो एक ज़िंदगी का सफ़र है वो उसके लिए सर्व करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स जो इनके पास आए उसका जो भी कामकाज इनके ज़रिए हो सकता है ये करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बहरहाल हमने एक छोटी सी ये कोशिश की, फरीद साहब के साथ हम मुलाकात हमने की, इंटरव्यू भी किया। तो इसी तरह के इंटरव्यू इंशाल्लाह आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखें, और जिस चैनल पर ये वीडियो अपलोड होगी 10 सजाद मुगल, उसको सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।